हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप ओझा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओझास एजुकेशन फैक्ट्री में स्वागत करता हूं। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि एमपी व्यापम ने सब इंजीनियरिंग के जो सब इंजीनियरिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये 9 अप्रैल को आ चुका है और इसका एग्जाम जो है आपका जून के महीने में 6 जून को शेड्यूल किया गया है। उसी के साथ साथ में एक और बहुत अच्छी बात, खुशखबरी हमारे लिए है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है कि एमपीपीएससी जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम्स होने वाला था, उसमें जो दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था उसमें मैकेनिकल की सीट को ऐड नहीं किया गया था, लेकिन उसी के साथ साथ में ये नोट लिखा गया था उस नोटिफिकेशन में कि फर्दर जब मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आएंगी तो इस कैलेंडर में हम लोग चेंजेस करेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि अभी 9 अप्रैल को एक और फिर से कैलेंडर इशू किया है एमपीपीएससी ने फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी सीटें आई हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इन दोनों एग्जाम्स को फोकस करूंगा और मैकेनिकल की सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा और मुझे आशा है कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आएंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट में शुरू करने जा रहा हूं अपनी इस लेक्चर सीरीज में, वो है मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी व्यापम का कोई भी एमपी व्यापम या एमपी पीएससी में जब भी कोई टेक्निकल एग्जाम होता है, जैसे कि खास करके हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल या सिविल की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का अपना एक बहुत लंबा और बहुत ऊंचे दर्जे का वेटेज होता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि पहले मैं यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिविल इंजीनियर एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियर दोनों ही केसेस में ये लाई करता है और दोनों ही कोर्सेस में ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करना पसंद किया है। तो अब हम लोग आज फ्लूइड मैकेनिक्स को शुरू करते हैं। सभी लोग आप मेरे चैनल पर बने रहिए और जिन लोगों को ये चैनल पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो मेरे फर्दर वीडियोस अब आते जाएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। तो चलिए अब हम बिना टाइम को स्पेंड किए हम अपने सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। तो फ्लूइड में से सबसे पहले हम लोग इस फ्लूइड मैकेनिक्स को हटा के सिर्फ वी विल टॉक अबाउट द फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, यानी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, मूविंग और डिफॉर्मिंग। ओके, यानी फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है और डिफॉर्म हो सकता है। डिफॉर्म मीन्स इट कैन चेंज इट्स फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द शियर फोर्स। ओके, तो फ्लूइड समझ में आया आपको? फ्लूइड यानी कि बह सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, मूव कर सकता है। ओके, अब फ्लूइड हमारा यहां पर क्या होता है? सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस, ये हमारे क्या यहां पर फ्लूइड हैं। ओके, अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम मैकेनिक्स को ऐड करेंगे तो मैकेनिक्स क्या कहता है यहाँ पर? द स्टडी ऑफ द फ्लूइड आइदर इन द मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, यानी किसी फ्लूइड की आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो फ्लूइड आपका स्टैटिक कंडीशन में है या वो मूविंग कंडीशन में है। जब आप इन दोनों केसेस में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज या फ्लूइड के जो सब्सटेंस है उनकी स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। इट इज ओके। थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं, जैसे कि फ्लूइड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए फ्लूइड डिफॉर्म कैसे होता है। देखिए सपोज करो, एक चीज आपको और समझ लेनी चाहिए कि जो फ्लूइड होता है वो हमेशा लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। हमेशा फ्लूइड कैसे फ्लो होता है? लेयर्स होती हैं। एज सच अगर हम लोग उनको नेकेड आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो फ्लूइड की जो लेयर है हमको दिखाई नहीं देंगी। बट इफ यू वांट टू सी द लेयर्स ऑफ फ्लूइड देन यू हैव टू यूज द माइक्रोस्कोपिक। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे तो हम देख पाएंगे फ्लूइड हमेशा लेयर में फ्लो होता है। क्लियर है? तो देखिए सपोज करो ये एक फिक्स कंडीशन है, आपका स्टैटिक कंडीशन है। यहां पर आपका फ्लूइड का पार्टिकल है, यहां आपका फ्लूइड का पार्टिकल है और एक मान लीजिए यहां पर फ्लूइड का पार्टिकल है। अब इस फ्लूइड के पार्टिकल पे सपोज करिए आपने शियर फोर्स लगाया F। कौन सा फोर्स लगाया? शियर फोर्स। शियर फोर्स आपने F लगाया
तो ये पार्टिकल आपका यहां से शिफ्ट होके यहां पर आ गया। ओके, टाइम t1 में ये फ्लूइड पार्टिकल आपका यहां से इस पॉइंट पे आ गया, फिर आपने और फोर्स लगाया तो यही पार्टिकल यहां से यहां शिफ्ट आ गया, यहां शिफ्ट हो गया, ये टाइम t2 लग गया। ओके, अब और फर्दर आपने इसको स्ट्रेच किया यानी विद रिस्पेक्ट टू द शियर फोर्स, तो ये पार्टिकल आपको यहां पे शिफ्ट हो गया, टाइम लग गया आपका t2। ओके, अगर इन पार्टिकल्स को मैं ओरिजिनल पोजीशन से मिलाने की कोशिश करूंगा तो ये पार्टिकल आपके लगभग इस तरीके से बन जाएंगे। समझ में आपको आया? आप और भी पार्टिकल ले सकते हैं। ये पार्टिकल यहां पर था, जब आपने डिफॉर्म किया तो ये पार्टिकल यहां पर आ गया, फिर डिफॉर्म किया तो ये पार्टिकल यहां पर आ गया, फर्दर डिफॉर्म किया तो यही पार्टिकल यहां पर आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्लूइड हमेशा डिफॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू द शियर फोर्स। क्लियर है? तो शियर फोर्स के कारण फ्लूइड क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। लेकिन आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये फ्लूइड पार्टिकल यहां पे था, टाइम t1 लगा तो ये पार्टिकल यहां पर आ गया, तो डिफॉर्म क्या था इसमें? θ1 था मान लीजिए। फिर उसी शियर फोर्स से आपने t2 टाइम और बढ़ाया तो ये आपका पार्टिकल यहां पर आ गया, तो यहां से लेके यहां पर ये डिफॉर्म कितना हो गया? θ2 हो गया, और ये पूरा कितना हो गया आपका? सपोज करो θ3। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर टाइम t1 इज लेस देन t2, t2 इज लेस देन t3, मींस टाइम बढ़ने के साथ साथ में डिफॉर्मेशन फ्लूइड में हमेशा बढ़ता है। ओके, टाइम बढ़ेगा तो डिफॉर्मेशन भी बढ़ता चला जाएगा। यानी इस केस में θ1 इज लेस देन θ2 एंड θ2 लेस देन θ3, डिफॉर्मेशन विल आल्सो इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये हमारी बात हो गई है फ्लूइड की। फ्लूइड हमारा दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, लिक्विड एंड गैस। अब आप बात आती है कि फ्लूइड में हम बात करेंगे तो सॉलिड में हम लोग अगर शियर फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है? एक तरफ आप लेते हैं क्या? फ्लूइड, दूसरी तरफ आप लेते हैं सॉलिड। ठीक है, तो जब आप क्या बोलते हैं, फ्लूइड में आप शियर फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन जो होगा, डिफॉर्मेशन के बाद बॉडी कभी भी अपनी रियल पोजीशन में नहीं आती है। बॉडी नेवर कम बैक इट्स रियल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग shear force। ओके, शियर फोर्स को भले रिमूव कर देंगे लेकिन बॉडी जितना डिफॉर्म हो चुकी है इन केस ऑफ फ्लूइड, बॉडी कभी भी अपनी रियल पोजीशन में नहीं आएगी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ वी टॉक अबाउट इन केस ऑफ सॉलिड में आप शियर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी विल ट्राई टू कम बैक इट्स रियल पोजीशन। ओके, रियल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ शियर फोर्स। यानी इन केस ऑफ सॉलिड की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर शियर फोर्स आप लगा देंगे बॉडी पर तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी या होने की कोशिश करेगी। बट जैसे ही आप शियर फोर्स को हटाते हैं तो बॉडी तुरंत से अपनी रियल पोजीशन में आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। तो ये सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस है। ओके, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ लिक्विड, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉलिड, यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है। बॉडी विल ट्राई टू कम बैक इट्स रियल पोजीशन, दैट इज नोन एज सॉलिड। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करते हैं यहां पर फ्लूइड की जो है हमारी प्रॉपर्टीज। ओके, फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि जो मैंने फ्लूइड के बारे में आपको डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बारी बारी से फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी फ्लूइड प्रॉपर्टीज। देखिए, ये जो आपका व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम है या असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन से छोटे छोटे फॉर्मूले भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। और इन एग्जाम्स में जो
ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे इस एग्जाम्स में, तो बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको सिर्फ फंडामेंटल और आपको फॉर्मूलेज और छोटे छोटे कैलकुलेशन अगर आपको आती हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में डेप्थ नहीं होता है, बस आपको चेक किया जाता है कि आपने जिस स्ट्रीम में पढ़ाई की है क्या आपके अंदर बेसिक उसकी जानकारी है या नहीं है। तो आपको मैं उस लेवल से ही चीजों को समझाऊंगा। ओके, ज्यादा डीप में ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम भी नहीं है, ठीक है। बट आपसे ये एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और आप भी अपने घर पर क्वेश्चन करिए। थ्योरी पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि बनेगा नहीं, सारी चीज मैं वो डिस्कस करूंगा। फंडामेंटल पूरा मैं आपका क्लियर करा दूंगा। क्लियर है? तो फ्लूइड प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरी फर्स्ट फ्लूइड डेंसिटी या इसी को हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मास डेंसिटी वी कॉल इट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रो। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलरली हम लोग इसको सिर्फ डेंसिटी बोलते हैं, ना तो कोई इसे मास डेंसिटी बोलता है ना फ्लूइड डेंसिटी बोलता है। बट इन केस ऑफ एग्जाम्स में मास डेंसिटी लिखा आ जाए या फ्लूइड डेंसिटी लिखा जाए तो हमको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, इस सब डेंसिटी के बारे में ही बातें करते हैं। तो हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है फ्लूइड डेंसिटी या मास डेंसिटी, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, से क्या कहता है? इट इज रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी या मास डेंसिटी। दैट इज, इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो मास को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे या स्मॉल एम से लिख देते हैं, यहाँ पर कैपिटल नहीं लेते हैं, स्मॉल एम। वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पर वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और डेंसिटी को यहाँ पर हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या बन जाएगी? मास की यहाँ पर केजी मास को मेजर करेंगे, वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। अगर अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो भी देखिए। डायमेंशनल फॉर्मूला तो सी, आप जानते हैं केजी। ओके, तो केजी, तो ये केजी आपका है एम, यानी मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम एक आपकी जो ट्राइलेटरल डायमेंशन है, यानी 3 डायमेंशन है इसके अंदर, 3 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिख देंगे एल, यानी लेंथ ले लो, विड्थ ले लो, हाइट ले लो, लेकिन तीनों डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम लोग लेंथ से मेजर, लेंथ जो होती है उसको हम एल से मेजर करते हैं। तो एम अपॉन एल क्यूब, यानी इसको हम लोग और लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? एम एल माइनस 3। तो ये आपका फॉर्मूला अगर एग्जाम में आता है तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, देन यू विल टेक एम एल माइनस 3 एंड व्हाट इज द फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज फ्लूइड डेंसिटी और मास डेंसिटी। ओके, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी, आप इस पे फोकस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में हमारी अगली प्रॉपर्टीज है, हाँ एक चीज और देखेंगे प्लीज, जो आपकी डेंसिटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। ऑलवेज बी रिमेंबर, डेंसिटी आपकी टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या कि यदि टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑलवेज आपकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सीधी सिंपल सी बात है कि सपोज करो आप पानी ले लो,
पानी को डेंसिटी है मान के चलो, ठीक है, आपको नहीं पता, या कोई दूसरा लिक्विड है, जब आप उसे गर्म करेंगे, भाई एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि डेंसिटी क्या होती है, हैवीनेस। कोई चीज जितनी हैवी होगी उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी पैकिंग जितनी ज्यादा क्लोजिंग होगी ना, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज लिक्विड है या गैस है, यदि आप उसको हीट अप करेंगे तो उसके पार्टिकल्स की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी यानी दूरी बढ़ती जाएगी, उससे क्या होगा, पार्टिकल जो 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 लिक्विड है या गैस है वो हल्का होता जाएगा, यानी उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। बट अगर प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी आपकी हमेशा बढ़ती है। सिंपल सी बात है, आप एग्जांपल में समझो, जैसे आप लोग कंप्रेसर में गैस को कंप्रेस करते हैं, हम लोग देखते हैं, आपने एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेसर के थ्रू सक किया, तब उसकी डेंसिटी सपोज करो ρ1 थी, लेकिन जैसे ही कंप्रेसर चरण किया, उसको कंप्रेस किया एयर को, तो आप देखते हैं एयर के अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ में जो आपका एयर होता है ना, उसके पार्टिकल्स के बीच में क्लोजिंग बढ़ जाती है, यानी कि काफी ज्यादा वो एक तरीके से उसका जो डेंसिटी हैवी हो जाती है गैस। तो हमेशा प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो ये रिलेशन एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ये टिक करना है, डेंसिटी विल डिक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीज एंड इफ डेंसिटी विल इंक्रीज इफ प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये दो प्रॉपर्टीज आपको समझना है। अगली प्रॉपर्टीज है हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। दूसरी प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक वेट, या इसी को हम लोग कहते हैं यहां पर वेट डेंसिटी। ओके, इसको हम लोग स्मॉल w से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, यानी स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी स्मॉल w यानी स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ओके, वेट अपॉन वॉल्यूम यानी कैपिटल W अपॉन कैपिटल V। ओके, अब आप जानते हैं वेट को हम लोग क्या, वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, और वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, इसकी स्पेसिफिक वेट दैट इज स्मॉल w इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, और दूसरी चीज आप ये भी जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू वेट दैट इज कैपिटल W इज इक्वल टू क्या होता है, mg, यानी मास इनटू ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी इज वेट। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं W की जगह mg अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। यहां से और रिलेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो W इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने पढ़ा था मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डेंसिटी या वेट डेंसिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मास अपॉन वॉल्यूम अपना क्या हो जाएगा, रो और इनटू जी। तो एक फॉर्मूला आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, दोनों चीज आपको याद होना चाहिए, W इज इक्वल टू mg अपॉन v या W इज इक्वल टू रो जी। क्लियर है, यानी कि जो आपकी डेंसिटी है वो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी के अंदर ही छुपी हुई है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है यहाँ पर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए mlt-2, तो न्यूटन फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 होता है, और मीटर की वॉल्यूम है तो इसको हम क्या लिखेंगे L टू द पावर 3। ठीक है, 3 डायमेंशनल है
तो एक L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा m L माइनस टू टी माइनस टू, ये हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका रियल फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम्स में अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको ये इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है, गलत कहीं भी नहीं करना है। क्या समझे हम लोग? स्पेसिफिक वेट इज अ वेट अपॉन वॉल्यूम, इट इज रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज W अपॉन V। W को हमने लिखा न्यूटन, V को लिखा मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, अब वेट को हम लोग जानते हैं, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू जी, यानी mg। तो mg अपॉन वॉल्यूम, और m अपॉन वॉल्यूम यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल w इज इक्वल टू रो इनटू जी। ओके, यानी कि स्पेसिफिक वेट इज आल्सो इक्वल टू रो इनटू जी। एंड if we are interested to calculate the dimensional formula, then we can drive it here. Then what is the dimensional formula of Newton force mlt minus 2, and what is the dimension of meter cube, that is L to the power 3. Further, if you solve it, you will get mlt minus 2, ml minus 2, t minus 2. It is dimensional formula of specific weight and intensity. So having seen this definition, we can fetch some conclusion. हम यहाँ पे क्या conclusion निकाल सकते हैं कि जो आपकी डेंसिटी या मास डेंसिटी, ये जो डेंसिटी होती है, ओके, ये आपकी एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है। और जो आपकी स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट है, ये आपकी क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इट इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, यानी ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। मींस व्हाट, जैसे आपने अभी देखा कि आपका जो मास डेंसिटी है ये सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन यहां पर ये जो आप देखते हैं W इक्वल टू क्या निकाला था हमने अभी, W इक्वल टू mg देखा था। तो ये जो आपकी स्पेसिफिक वेट है, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड लोकेशन। ओके, यानी स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी आपके तीन चीजों पर डिपेंड करती है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड लोकेशन। बट जब हम बात करते हैं मास डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी, तो इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। चाहे आप किसी भी प्लैनेट पर चले जाइए, अर्थ पर चले जाइए, मून पर चले जाइए, वहां पर जो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी होगी वो वही होगी, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर उसकी डेंसिटी चेंज कभी नहीं होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, वेट डेंसिटी की, तो ये लोकेशन पर भी डिपेंड करती है। यानी अगर आप एक प्लेस से किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, सपोज करो अभी किसी हाइट पर है, आप हिलीज एरिया पर चले, पहाड़ों पर चले जाएंगे, तो वहां पर जी की वैल्यू घटेगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका वेट डेंसिटी भी कम हो जाएगा। आप मून पर चले जाएंगे, जैसे हम जानते हैं अर्थ पर हमारी जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वहीं दूसरी ओर जब आप मून पर चले जाएंगे तो मून पर हमारी जी की वैल्यू 1/6 टाइम्स घट जाती है, 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मून पर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और होगी और अर्थ पर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और होगी। तो हमेशा याद रखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, बट डेंसिटी इज अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इट ऑलवेज बी रिमेन एट एवरी प्लेस। ओके, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। यू मस्ट बी रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, it is represented by small s. Always be remember, my dear friends, specific gravity is represented by the small s.
तो व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी? ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, it is the properties of the fluid which is the ratio of density of the fluid upon density of the standard fluid. Okay, it is the ratio of density of fluid to the density of the standard fluid. ओके, यानी रेशियो होता है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब यहां पर मैं बात करूंगा, फ्लूइड की बात कर रहा हूं, मैं कॉमन टर्म फ्लूइड यूज कर रहा हूं। तो आप जानते हैं फ्लूइड आपका गैस भी होता है और फ्लूइड आपका लिक्विड भी होता है। ओके, लिक्विड भी होता है। अगर यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड गैस की बात करेंगे तो वो आपकी हाइड्रोजन हो जाएगी या आपकी एटमॉस्फेरिक एयर हो जाएगी। हाइड्रोजन या एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड गैस कंसिडर करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो वाटर विल बी द स्टैंडर्ड लिक्विड। ओके, अगर हम लिक्विड में बात करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लिक्विड क्या है? वाटर है। और गैस की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड गैस विल बी द हाइड्रोजन और इट वुड बी द एटमॉस्फेरिक एयर। इसको हम लोग क्या कंसिडर करके चलेंगे? स्टैंडर्ड गैस। तो यहाँ पर आप यहाँ से डेफिनेशन निकालेंगे दोनों ही केस में। अगर आप बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ओके, यानी डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। ये फॉर्मूला आपका यहां पर हो जाएगा। इट इज, देखो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी, न्यूमरेटर में भी डेंसिटी हमको मिला है और डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी हमको मिला है। डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज क्लियर टू यू माय फ्रेंड्स? तो आपको तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये तीनों ही आपको समझ में आया होगा। ओके, अब आप एक चीज और यहां पर समझने की कोशिश करें। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? डेंसिटी की, ठीक है, तो हमारे वाटर की जो डेंसिटी हम लोग लेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग मेजर करते हैं हमेशा। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कंसीडर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर है? इसी प्रकार हम लोग एयर को लेके चलेंगे। तो अगली हमारी प्रॉपर्टीज यहां पर क्या है? 4th नंबर, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं? बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? कंप्रेसिबिलिटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। यहां पर के क्या है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस क्या होता है? हमेशा याद रखेंगे आप लोग। बल्क मॉडुलस होता है आपका, यानी ये हो जाएगा dp अपॉन माइनस dv अपॉन v। ठीक है, यानी बल्क मॉडुलस, अगर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी की एक और डेफिनेशन ड्राइव करेंगे तो यहां पर हम लोग बात करेंगे
change in the volume or density with respect to pressure for a unit mass, for a particular mass, ठीक है। यानी कि किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम या डेंसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर फॉर अ गिवन मास, ठीक है। किसी पर्टिकुलर गिवन मास के लिए किसी फ्लूइड के वॉल्यूम या डेंसिटी में प्रेशर के साथ में जो चेंजेस आता है उसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे यहाँ पर निकल के आता है, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। माइनस डेल वी अपॉन वी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, इसलिए कंप्रेशन की टेंडेंसी को शो करने के लिए यहाँ पर हमने माइनस का साइन लिया है। माइनस का मतलब है कंप्रेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये हमारी कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन हुई, आपको याद होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी आज इतना ही रखता हूँ, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आया है प्लीज तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं अच्छी वीडियोस अपनी तरफ से आपके लिए लेता कंटिन्यूस में लाता रहूंगा और आपको फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।